नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर लेते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में भी कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो पार्ट है फर्स्ट। भी कौन कौन सा आपके किस प्रकार का सिलेबस है, किस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ से प्रश्न बनने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूंगा। और साथ में पेज बाय पेज जल्दी से जल्दी लगभग 15-20 घंटे में पूरा सिलेबस कर लेंगे। तो इसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। सिलेबस में क्या है, तो आपकी बुक का नाम क्या है, भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल है, वर्तमान में भौतिक भूगोल आपकी पुस्तक का नाम नहीं है। पहले जैसे फर्स्ट ईयर में पहले एग्जाम होते थे उस टाइम तो नाम था भौतिक भूगोल, लेकिन भौतिक भूगोल वर्तमान में नहीं है। अब भौतिक भूगोल की एक शाखा है जो आपके पढ़ाई जाती है या सिलेबस के अंदर है। तो किस प्रकार से अब भूगोल के अंदर किस प्रकार से आपके सिलेबस है, डिवाइडेशन किया गया है, उसके बारे में थोड़ी मैं चर्चा कर लेता हूं भी क्या चीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल, अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, तो भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, 2 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी है, तो एक नंबर पे है भौतिक भूगोल। कौन सी है, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है मानव भूगोल। पहली है भौतिक भूगोल, दूसरी है मानव भूगोल। अब ये 2 प्रमुख शाखा है, यानी कि भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, 2 प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा का नाम क्या है, भौतिक भूगोल है। दूसरी शाखा का नाम क्या है, मानव भूगोल है। अब इन 2 प्रमुख शाखाओं में बहुत सारी शाखाएं हैं। अब कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करें, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा है, तो एक नंबर सबसे प्रमुख शाखा कौन सी है, तो भू आकृति विज्ञान है। कौन सी है, भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। पहली शाखा का नाम है भू आकृति विज्ञान, ठीक है। अब और इसमें बहुत सारी उप शाखाएं हैं। दूसरी जैसे बात करें जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान हो गई। तीसरी जैसे समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। चौथी बात करें तो जैव भूगोल। कौन सी, जैव भूगोल। पांचवी की बात करें तो मृदा भूगोल। तो इस प्रकार ये भूगोल की उप शाखाएं हैं। मुख्य शाखा कौन सी है, भौतिक भूगोल है। और भौतिक भूगोल में ये क्या है, बहुत सारी उप शाखाएं हैं। इसमें और भी है। तो इसमें पहले एक क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट, दोनों पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, यहां से एक क्वेश्चन आने वाला है। यानी कि आपके जो पुस्तक लगती है वर्तमान के अंदर, तो वो कौन सी है, भू आकृति विज्ञान है। कौन सी पुस्तक है, भू आकृति विज्ञान है। अब भू आकृति विज्ञान, पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन बन सकता है, भू आकृति विज्ञान किसकी शाखा है, तो क्या उत्तर दोगे, भौतिक भूगोल की। यानी भू आकृति विज्ञान किसकी शाखा है, भौतिक भूगोल की। अब इनमें कोई भी शाखा अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसमें अंतर करना बहुत ही आसान है। जैसे भौतिक भूगोल, भौतिक क्या होता है भाई, जो अपने को प्रकृति में एज इट इज मिलता है, या प्रकृति से जो वस्तुएं पाई गई है वो क्या कहलाती है, भौतिक कहलाती है। और उसके बारे में अपने भूगोल की जानकारी पढ़ते हैं तो वो कौन है, भौतिक भूगोल है। ये सारी की सारी किससे संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। जैसे भू आकृति विज्ञान, यानी कि पृथ्वी पर जो आकृतियां हैं उनका क्या करना है, अध्ययन करना है। जैसे जलवायु विज्ञान है, पृथ्वी पे जो जलवायु है वो प्राकृतिक रूप से मिली है, तो उसका क्या करना है, अध्ययन करना है। समुद्र विज्ञान है, किसी इंसान ने बनाया है क्या, नहीं बनाया है, किससे मिला है, प्रकृति से मिला है, तो उसका अध्ययन करना है। जैव भूगोल यानी कि जीवों के बारे में, ठीक है। और मृदा भूगोल है, मिट्टी के बारे में, किसने बनाई है, प्रकृति से मिली है। तो सारी जो वस्तुएं प्रकृति से मिली है, जिनके बारे में अध्ययन किया जाता है, जो अलग अलग ये पुस्तकें हैं, जिसमें
प्रकृति से संबंधित होंगी वो किसकी शाखा होंगी? भौतिक भूगोल की। अब आते हैं इधर किसके बारे में? मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल के अंदर कौन कौन सी शाखा है? अब मानव भूगोल में, अब इसमें तो प्रकृति से संबंधित आ गई है, तो सबसे पहले जो भूगोल का अध्ययन किया जाता था वो किसका अध्ययन था? प्रकृति का अध्ययन था, यानी भौतिक वस्तुओं का ही अध्ययन किया जाता था, मानव का कोई योगदान नहीं था। और धीरे धीरे जैसे जैसे भूगोल का विकास होता गया वैसे वैसे मानव का योगदान है वो बढ़ता गया। तो फिर एक नई शाखा आई, कौन सी? मानव भूगोल। और ये कब से आई है? तो वोरिनियस के बाद आई है। सबसे पहले एक विद्वान हुआ था, कौन सा? वोरिनियस। उसने भूगोल की पढ़ने की शब्दावली को है वो दो भागों में डिवाइड कर दिया था, सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल में। तो उसके कारण आगे आगे चलते 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 पूरी दो शाखाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से अलग हो गई है। और वोरिनियस को भौतिक भूगोल, सॉरी, वोरिनियस को है वो द्वैतवाद का जनक कहते हैं, यानी कि दो आधारों पर क्या कर दिया है? भूगोल को बांट दिया है। ठीक है। अब मानव भूगोल में कौन कौन सी आएगी? जैसे आपने पढ़ा होगा, एक नंबर की बात करूं, सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल यानी समाज के बारे में। ठीक है। अब समाज किसका होता है भाई? मानव का होता है। जाहिर सी बात है, किसका योगदान होता है? मानव का होता है। तो सामाजिक भूगोल किसकी शाखा है? मानव भूगोल की। जैसे आर्थिक भूगोल, नाम सुना है? आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल है वो किसकी शाखा है? मानव भूगोल की। यानी मानव है वो धन अर्जित करने के लिए क्या क्या करता है? तो धन अर्जित करने के लिए जो क्रियाएं करता है उसका अध्ययन किसमें करते हैं? आर्थिक भूगोल में। जैसे 3 नंबर पे हमें बात करें, जैसे ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल यानी कि शुरू से लेकर मानव ने कौन कौन से कार्य किए हैं भूगोल में, किस प्रकार से अपना योगदान दिया है, तो वो किस में आएगा? ऐतिहासिक भूगोल में। ऐतिहासिक भूगोल किसकी शाखा हो गई है? मानव भूगोल की। क्यों? क्योंकि मानव के प्रयास से ही अध्ययन हुआ है, मानव ने कौन कौन से परिवर्तन करे हैं। और बात करें इसके अंदर 4 नंबर पे, तो ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल हो गई, आर्थिक भूगोल होगी, ऐतिहासिक भूगोल होगी, संसाधन भूगोल, नाम सुना है? संसाधन भूगोल आपकी दूसरी पुस्तक का नाम ही क्या है? संसाधन भूगोल है, रिसोर्स ज्योग्राफी। यानी कि संसाधन भूगोल है। प्रश्न ये तो आएगा फर्स्ट पेपर में, यानी भौतिक भूगोल किसकी शाखा है? सॉरी, भूआकृति विज्ञान किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की। और ये प्रश्न आएगा सेकंड पेपर में, यानी संसाधन भूगोल है वो किसकी शाखा है? मानव भूगोल की। अब जितने भी संसाधन है वो प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है, तो इसके कारण मानव का योगदान ज्यादा है। इसके कारण किसमें अध्ययन किया जाता है? मानव भूगोल में। जैसे मिट्टी मिली है तो क्या है? प्राकृतिक है, लेकिन मिट्टी से कोई नया परिवर्तन करके मानव ने कोई नई चीज बना दी तो वो परिवर्तन कर सकता है, तो इसलिए संसाधन भूगोल को किस में पढ़ते हैं? मानव भूगोल में। जैसे कोयला है, अब कोयला है प्रकृति में था तब तक संसाधन नहीं था, संसाधन किसने बनाया है? मानव ने। अब संसाधन क्या कहलाता है? कोई भी वस्तु जब उपयोग में आ जाती है तब संसाधन कहलाती है। अब कोयला था प्रकृति के अंदर, प्रकृति से मिला है, किसका विषय था? भौतिक भूगोल का विषय था। लेकिन वही कोयला प्रकृति में पड़ा है, किसी ने उपयोग नहीं किया, तब तक संसाधन नहीं है। जब उपयोग लेना, कोयले को प्रयोग कर दिया मानव ने, उपयोग लेना प्रारंभ कर दिया है, तब क्या कहलाया है? संसाधन कहलाया है। तो मानव के कारण ही वो संसाधन बना है, इसलिए संसाधन भूगोल है वो किसकी शाखा है? मानव भूगोल की शाखा है। दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आ सकते हैं। पहला, भूआकृति विज्ञान किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की शाखा है। संसाधन भूगोल सेकंड पेपर में आ सकता है, किसकी शाखा है? मानव भूगोल की शाखा है। और भी बहुत सारी इनकी क्या है? अलग अलग शाखाएं हैं। आपके 2 मुख्य पेपर हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है, बाकी की आपको आवश्यकता नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये आपका सिलेबस है, यानी कि आपको अब समझ में आ गया होगा
भौतिक भूगोल आपके पहले लगती थी, अब भौतिक भूगोल की एक शाखा लगती है। पहले भौतिक भूगोल लगती थी, यानी कि उसमें जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान है आपको साथ में पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब क्या पढ़नी है, भू आकृति विज्ञान। और भू आकृति क्या होती है, पृथ्वी पे जो आकृतियां हैं उनका क्या करना है, अध्ययन करना है। किस प्रकार की आकृतियां, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, महाद्वीप है, सागर है, झील है, ये कैसे बनी है, कौन कौन से इनके सिद्धांत है, उनके बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। पूरी पुस्तक इसके ऊपर है। ठीक है, अब ये आपका सिलेबस है, तो सिलेबस है तो इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, प्रत्येक यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली यूनिट पे चलता हूं मैं। पहली यूनिट कौन सी है, तो पहली यूनिट ये है, कौन सी, तो इकाई फर्स्ट। इकाई फर्स्ट में क्या है, पहला ही टॉपिक, भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान का स्थान। यानी भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान है, यानी पहली बुक बताइए आपको, भौतिक भूगोल की पहली शाखा कौन सी है, भू आकृति विज्ञान है। और भू आकृति विज्ञान का स्थान कौन सा है, ठीक है, इसके बारे में है। तो ये टॉपिक है अब की बार नया जोड़ा गया, इससे प्रश्न आना क्या है, कंफर्म, प्रश्न आना तय है, क्योंकि जो टॉपिक जोड़ा जाता है नया सिलेबस में उसमें हमेशा ही प्रश्न आते हैं, तो ये इसको ढंग से पढ़ेंगे। फिर दूसरा है सौर मंडल के बारे में। अब सौर मंडल टॉपिक बहुत बड़ा है, जैसे आपको कक्षा में पढ़ाया है तो कम से कम 15 क्लासें लगी थी, लेकिन यहाँ पे अपने शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर है आगे पृथ्वी की उत्पत्ति। अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके सिद्धांत, तो बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन आपको कितने पढ़ने हैं, 3 सिद्धांत पढ़ने हैं। कितने सिद्धांत पढ़ने हैं, 3 सिद्धांत पढ़ने हैं। जैसे निहारिका परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना है और बिग बैंग सिद्धांत, 3 ही सिद्धांत पढ़ने हैं। बहुत सारे सिद्धांत है, आपके जो ये बुक वगैरह आ रखी है मार्केट में, उसमें भी सवाल अन्य सिद्धांतों से दे रखे हैं, लेकिन वो आने वाले नहीं है, क्योंकि सिलेबस में कितने हैं, 3 ही सिद्धांत है। फिर आगे चलते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना। पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, कहाँ पे गर्म है, कहाँ से ठंडा है, कहाँ पे चट्टानें पिघली हुई है, और कौन कौन सी परतें हैं, जैसे श्वेत ने तिमानी पे 3 परतें बताई है, और वैसे अभिनव मत के अनुसार 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटिल और क्रोड, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनसे कन्फर्म प्रश्न आने वाला है। रचनाएं कटिबंध, यही बात है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की संरचना है, किस प्रकार की परतें पाई जाती है। आगे 4 नंबर पे है, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय वेगनर का सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ना है। वेगनर ने महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, एक स्थल भाग से महाद्वीप है वो अलग होकर कैसे दूर चले गए, और उसके क्या प्रमाण वर्तमान में मौजूद है, उनके बारे में कौन बताएगा, वेगनर। इसके बारे में अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। फिर लास्ट है इसमें प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। वर्तमान में जो भी स्थलाकृतियां निर्मित होती है उसके लिए उत्तरदायी कौन है, प्लेट विवर्तनी की है। ठीक है, तो वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को स्पष्ट करने वाला, यानी कि पृथ्वी की या ग्रहों की, इनकी उत्पत्ति को स्पष्ट करने वाला सिद्धांत कौन सा है, बिग बैंग सिद्धांत है। और ब्रह्मांड, ये पृथ्वी के ऊपर जितने भी स्थलाकृतियां हैं, यानी पुस्तक का नाम क्या है, भू आकृति विज्ञान है, तो जितने भी स्थलाकृतियां बनी है उनको स्पष्ट करने वाला सिद्धांत कौन सा है, तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट पहले टॉपिक से बात करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, ये नोट्स जो आपके पास उपलब्ध हैं उसमें मैं जहां पे इंपॉर्टेंट है वो बातें आपको बताता चलूंगा, और आप नोट उसको अंडरलाइन कर लेना, अभी यहां से प्रश्न आने वाला है। तो पहला टॉपिक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको, पहला टॉपिक ही है, नया जोड़ा गया है, इसलिए प्रश्न आना क्या है, तय है, कन्फर्म है। भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान का स्थान, तो कैसा स्थान है, मैं तो कहता हूं प्रथम स्थान है। ठीक है, और ये टॉपिक है कहीं भी बुकों में दिया हुआ भी नहीं है, ऐसे बनाया गया है टॉपिक। ठीक है, यानी भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान का स्थान। अब भू आकृति है तो भू आकृति पे ही सारा कुछ टिका हुआ है, यानी पृथ्वी की जो आकृतियां हैं, मैदान है, पर्वत है, पठार, इन पे ही सारा टिका हुआ है, तो इसका स्थान क्या है, मेरे हिसाब से प्रथम स्थान। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, और जहां पे इंपॉर्टेंट आएगी मैं बता दूंगा। भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान का प्रमुख स्थान है, क्योंकि इनमें भू आकृतियों का निर्माण, यानी कि भू आकृतियां कैसे बनती है,
पर्वत कैसे बनते हैं, पठार कैसे बनता है, झील कैसे बनती है, कोई बरस का निर्माण कैसे होता है, दरारों टूट चट्टानों में चटकन कैसे आ जाती है, चट्टानें टूटती कैसी है, अपर्दन कैसे होता है, अपचय कैसे होता है। ठीक है, तो यानी कि स्थलाकृति के अंदर परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसके बारे में ये क्या करता है, अध्ययन करता है। यानी भू आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ है तथा उन्हें आकार देने वाली, यानी कि उनका आकार अलग अलग चेंज हो जाता है। जैसे अपने पढ़ते हैं पवन अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, यानी कि पवन है वो स्थलाकृतियां बदल देती है। ठीक है, तो भू आकृतियों का निर्माण और उन्हें आकार देने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी भू आकृति विज्ञान में क्या किया जाता है, भू आकृतियों का कैसे निर्माण होता है और उन्हें आकार देने वाली प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। जैसे 5 प्रक्रम है, 5 प्रक्रमों के द्वारा है स्थलाकृतियों का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जो बाह्य बल है, बाह्य बल कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के बाह्य बल है, 5 प्रकार के बाह्य बल है स्थलाकृतियों में क्या कर देते हैं, परिवर्तन करते हैं। उनके बारे में अध्ययन करता है कौन, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं। भौतिक भूगोल की अन्य शाखाओं में जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ये आपको पता ही है कि भौतिक भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान एक क्या है, प्रमुख शाखा है। इसका स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। अब ये परिभाषा दी गई है, आप नोट से पढ़ सकते हो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला, भू आकृति विज्ञान का कौन सा स्थान है भौतिक भूगोल में, प्रथम स्थान है। एक पर्सन ये याद रखना है, भू आकृति विज्ञान है वो किसकी शाखा है, तो भौतिक भूगोल की शाखा है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भू आकृति विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं बताऊंगा। जैसे ये परिभाषा वगैरह कोई आप देखना चाहते हो देख सकते हो। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यानी भू आकृति विज्ञान का जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वॉन पेस्चेल। अलेक्जेंडर वॉन पेस्चेल क्या है, भू आकृति विज्ञान का जनक कहलाता है। जैसे भूगोल का जनक कौन है, हिकेटियस है। अब भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा का अलग अलग कोई ना कोई क्या है, जनक है। यानी एक विद्वान कोई जनक नहीं है। जैसे आगे आपके 3rd सेमेस्टर में लगेगी मानव भूगोल, तो मानव भूगोल का जनक अलग है, रेडजेल। ठीक है, वैसे ही ये भू आकृति विज्ञान है, इसका जनक क्या है, अलग है। तो भू आकृति विज्ञान का जनक कौन है, अलेक्जेंडर वॉन पेस्चेल है। फिर आता है, ये सारे जनक याद रखने की जरूरत नहीं है, मुख्य है वो, मुख्य 3 है। जैसे भू आकृति विज्ञान का जनक अलेक्जेंडर वॉन पेस्चेल, फिर भौतिक भूगोल का जनक, यानी कि मुख्य 2 शाखा है। यानी भू आकृति विज्ञान तो एक उप शाखा है, इसकी मुख्य शाखा तो भौतिक भूगोल है। अब भौतिक भूगोल का जनक कौन सा है, पोसिडोनियस है। भौतिक भूगोल का जनक कौन है, पोसिडोनियस है। फिर भूगोल का जनक या पितामह कौन कहलाता है, तो आपको पता ही है किसे कहते हैं, हिकेटियस को कहते हैं। बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता इतनी है नहीं। यानी आधुनिक भूगोल का जनक हेम्बोल्ट और रिटर दोनों है। यानी कि आधुनिक भूगोल का जनक पूछे तो कौन है, हेम्बोल्ट और रिटर है। फिर मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेडजेल है। इनके बारे में याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेन अब तक आपने पढ़ा है जो 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताए हैं। पहला, भू आकृति विज्ञान किसकी शाखा है, तो भौतिक भूगोल की शाखा है। दूसरा, इसके बारे में यानी कि भू आकृति विज्ञान का जनक कौन है, तो कौन है जनक, अलेक्जेंडर वॉन पेस्चेल है। फिर भौतिक भूगोल का जनक पूछे तो कौन सा है, पोसिडोनियस है। और भूगोल का जनक कौन सा है, हिकेटियस है। अगर आधुनिक भूगोल का पूछे तो कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट और रिटर, दोनों। रिटर भी आता है, रिटर का भी योगदान है, यानी कि दोनों मिल सकते हैं अगर प्रश्न आए तो। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बताया है आपको, यानी कि भू आकृति विज्ञान का कौन सा स्थान है भौतिक भूगोल में, तो प्रथम स्थान है, फर्स्ट स्थान। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब ये अलग अलग परिभाषाएं हैं, इनसे आप पढ़ लेना, याद प्रश्न आए ना आए। देखिए, भू आकृति विज्ञान किसका, भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, स्थल रूपों का विज्ञान है। यानी स्थलाकृतियां जो पृथ्वी के ऊपर है उसका क्या करता है,
अध्ययन करता है। ठीक है, तो भू आकृति विज्ञान, जैसे नाम ही स्पष्ट है, भू आकृति विज्ञान, यानी कि पृथ्वी पे जो आकृतियां बनी हुई है, ठीक है, उनका क्या करना है, अध्ययन करना है। तो कितनी प्रकार की आकृतियां होती है मैं बता देता हूं थोड़ा, कितनी प्रकार की आकृतियां हैं। उसको बोलते हैं उच्चावच। क्या बोलते हैं, उच्चावच। उच्चावच यानी कि पृथ्वी के ऊपर उच्चावच पाए जाते हैं। कितने प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। अब 3 प्रकार के उच्चावच कौन कौन से हैं, तो पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। क्या कहलाते हैं, पहले को क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। देखो पूरी पुस्तक है वो इसी पे आधारित है, उच्चावच पे आधारित है। अब उच्चावच है ये कितने हैं, उच्चावच है वो 3 प्रकार के। बात समझ में आ रही है, उच्चावच कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन सा है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। अब प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। उच्चावच मतलब ऊंचा नीचा भाग, सिंपल सी बात है। उच्चावच मतलब है ऊंचा नीचा भाग, या जो स्थलाकृतियां हैं उसके बारे में कहते हैं। आप देसी भाषा में याद रखें, उच्चावच मतलब ऊंचा नीचा भाग, या फिर जो स्थलाकृतियां कितनी ऊंची है, समुद्र तल से कोई स्थलाकृति कितनी ऊंची है या औसत ऊंचाई उसकी क्या है, वो क्या कहलाते हैं, उच्चावच कहलाते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है वो कौन से है, तो महाद्वीप और महासागर है। कौन से है, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप महासागर, महाद्वीप और महासागर कौन सी श्रेणी के उच्चावच है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रश्न आ सकता है आपके, शायद आपकी जो बुक है उसमें भी दे भी रखा है क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं, महाद्वीप और महासागर है। 2 नंबर पे आता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कौन सी स्थलाकृतियां बनी है, महाद्वीप और महासागर ही बने हैं। सबसे पहले जैसे आपने वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत पढ़ा है, सबसे पहले 2 ही भाग थे, एक तो कौन सा, जल भाग, और दूसरा स्थल भाग। मान लो ये स्थल भाग था, इसको वेगनर ने क्या कहा था, पेंजिया कहा था, और ये जल भाग को क्या कहा था, पेंथालासा कहा था। ठीक है, अब ये 2 ही भाग थे, और 2 ही भागों से बाद में इसका पेंजिया का जब विभाजन हुआ तो बाद में धीरे धीरे महाद्वीप बने। ठीक है, तो सबसे पहले बनने वाली जो स्थलाकृतियां है या उच्चावच है वो कौन से हैं, महाद्वीप और महासागर है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर 2 नंबर पे द्वितीय श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, यानी कि महाद्वीप और महासागर बनने के बाद क्या बना है। अब महाद्वीप और महासागर बनने के बाद किसका निर्माण हुआ है, महाद्वीप और महासागर बनने के बाद किसका निर्माण हुआ है, तो प्रमुख रूप से क्या बने हैं, पर्वत। क्या बने हैं, पर्वत। दूसरा पठार, तीसरा मैदान, चौथा झील। इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो, जैसे तालाब वगैरह भी आ जाएंगे, छोटी संरचना भी इसमें आ जाएगी। यानी सबसे पहले क्या बना, प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच यानी महाद्वीप और महासागर बने। तो इस पुस्तक में ये 3 श्रेणी के उच्चावच पढ़ेंगे, 3 ही श्रेणी के उच्चावच पर पूरी की पूरी बुक है। ठीक है, अब ये संरचनाएं कैसे बनी है वो अलग अलग सिद्धांत है, किस विद्वान ने क्या कहा है वो क्या अलग अलग सिद्धांत है। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में क्या आएंगे, पर्वत आएंगे, पठार आएंगे, मैदान आएंगे और झील आएगी। अब इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो अलग बताता है, जैसे भूसंति सिद्धांत है वो अलग बताता है भी कैसे बने हैं, और वेगनर है जैसे महाद्वीपों का विस्थापन बताया है तो उसके हिसाब से सागरीय तल्ली का जो विस्तार हो रहा है तो वो अलग चीजें हैं। ठीक है, यानी कि झीलों वगैरह का निर्माण होता है, बरस के द्वारा कोई बरस बन जाती है तो उसमें जल भर जाता है, वो बरस की झील बन जाती है अलग प्रकार से। तो इस प्रकार से ये द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं ये यानी कि महाद्वीप और महासागर बनने के क्या बने हैं, बाद में बने हैं, इसके कारण क्या कहलाते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। तो ये इनके बारे में अध्ययन करना है। जैसे पर्वत निर्माण के सिद्धांत, इनके सिद्धांत नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, कौन से सिद्धांत है, पर्वत निर्माण के, मात्र इसके सिद्धांत हैं। और महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है तो वेगनर का सिद्धांत है। ठीक है, अब 3 नंबर पे आता है कौन सा, तृतीय श्रेणी के। कौन सी श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के उच्चावच, यानी तीसरे प्रकार के उच्चावच कौन से है। अब तीसरे प्रकार के उच्चावच बहुत सारे। ठीक है, अब तीसरे प्रकार के उच्चावच निर्माण के लिए कौन से कारक हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, और पूरी की पूरी 2 यूनिट किस पे आधारित है,
तृतीय श्रेणी के उच्चाउच पर आधारित है। अब तृतीय श्रेणी के उच्चाउच को कौन बनाता है? तो 5 प्रकार के प्रक्रम यानी कि बहिर्जात बल है, वो किसका निर्माण करते हैं? तृतीय श्रेणी के उच्चाउच का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में बताऊं, जैसे आपने पढ़ा होगा लोयस, लोयस पढ़ा है, लोयस पढ़ा है, जैसे बालू का स्तूप पढ़ा है, बालू का स्तूप, ऐसे बहुत सारे, छत्रकशिला पढ़ी है, जूजेन पढ़ा है, यारडांग पढ़ा है। ये सारे के सारी जो स्थलाकृतियां हैं वो 5 प्रकार के प्रक्रमों द्वारा बनती है। और 5 प्रकार के प्रक्रम कौन कौन से हैं जो इनका निर्माण करते हैं? ये बहुत सारी है, लगभग 50-60 आपको पढ़ाई है, 50-60 से भी ज्यादा है। ठीक है, एक एक के बारे में चित्र सहित अपने वर्णन करने वाले हैं। तो ये क्या कहलाती है? तृतीय श्रेणी के उच्चाउच कहलाती है। ये इनके बाद में बनी है। जैसे मैदान बन गया है, और मैदान में जैसे वायु द्वारा प्रदान होता है तो नई संरचनाएं बन गई, जैसे बालू का स्तूप बन गया। ठीक है, लोश बन गई, यानी सूक्ष्म मिट्टी है वो उड़कर दूसरी जगह जाकर जमा हो गई है, तो क्या लोश मैदान कहलाता है। तो वैसे ही जूजेन बन गया, यानी कि गड्ढेनुमा संरचना बन गई, उल्टी द्वातनुमा, यारडांग बन गया, छत्रकशिला बन गई। तो ये सारी सारी कौन सी कहलाती है? तृतीय श्रेणी के उच्चाउच कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इसमें किस प्रकार से बनते हैं, कितने प्रकार के प्रक्रम है जो प्रभाव डालते हैं? तो पहले बात करते हैं पवन। पवन है, चट्टानों पर प्रहार करती है, अपरदित कर देती है और नई संरचना निर्माण कर देती है। ठीक है, और वो कटी हुई मिट्टी है दूसरी जगह जमा कर देती है, जिसे बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण द्वारा भी संरचनाएं है वो बना देती है। जैसे पवन हो गया। दूसरा, ये 1 नंबर प्रक्रम है। 2 नंबर प्रक्रम है नदी जल। कौन सा जल? नदी जल। अब नदियां जब बहती है तो बहकर अपर्जन करती है, नई संरचनाएं बनाती है। जैसे गार्ज है, कैनियन है, जलप्रपात है, इस प्रकार की संरचनाएं कौन बनाती है? नदियां बनाती है। तो ये सतल रूप बन रहे हैं ना आगे से आगे, ये तीसरे प्रकार के हैं। ठीक है, और ये क्या है? उनको बनाने वाले मुख्य कारक है। कितने कारक हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, 2 नंबर पर आ गया नदी जल। 3 नंबर पे बात करें तो तीसरा कौन सा? नदी जल, भूमिगत जल। भूमिगत जल। अब भूमिगत जल यानी कि भूमि के जो अंदर रिसकर जल चला जाता है, उस जल के द्वारा जो प्रदनात्मक या निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां बनती है, वो सारी की सारी तृतीय श्रेणी के क्या कहलाते हैं? उच्चाउच। जैसे गोल रंध्र है, डोलाइन है, युवाला है, पोल्जे है। तो ये सारे के सारे कहां पे बनते हैं? चूना युक्त चट्टानों के अंदर। सारा पढ़ा है आपको, चूना युक्त चट्टानों में भूमिगत जल के द्वारा जो बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, वो जैसे जिसे कहते हैं काष्ठ स्थलाकृतियां, तो वो किससे बनती है? भूमिगत जल द्वारा। जैसे स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट है, कंदरा स्तंभ है, ये सारे के सारे किससे बनते हैं? भूमिगत जल द्वारा बनते हैं। फिर 4 नंबर पे बात करें तो 4 नंबर है सागरीय लहरों द्वारा। सागरीय लहरों द्वारा, सागरीय लहरों के द्वारा। अब सागर की जो लहरें हैं वो समुद्र तट पर जो चट्टानें हैं उनको काट कर नई संरचनाएं बना देती है। ठीक है, जिसके कारण तृतीय श्रेणी के अलग अलग उच्चाउच बनते हैं। तो सागरीय लहरें कौन कौन सी संरचनाएं बनाती है? जैसे स्टेक है, आपके क्वेश्चन तो दिया था एक पेपर के अंदर, स्टेक खड़ी स्तंभ, और कंदरा है यानी गुफा बना देती है, कंदरा स्तंभ बना देती है, मेहराव बना देती है। तो ये तो लहरों के प्रहार द्वारा है, और वो मिट्टी कटकर समुद्र के अंदर जम जाती है। जैसे रोदिका है, अपतट रोदिका है, और टोम्बोलो वगैरह जो संरचनाएं बनती है, वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी? सागरीय जल लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, 5वां प्रकार कौन सा बच गया भाई? 5वां प्रकार बच गया हिमानी द्वारा। किसके द्वारा? हिमानी द्वारा। अब हिमानी मतलब जो बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जो टूटकर नीचे गिरते हैं, तो गिरने के बाद जैसे ही चट्टानों पर गिरते हैं, प्रहार करते हैं, तो चट्टानों को काट देते हैं, और काटने के कारण अलग अलग संरचनाएं बनती है। जैसे ड्रमलिन है, सर्क है, एस्कर है, हिमोंड है। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं पढ़ते हैं वो तृतीय श्रेणी के उच्चाउच है। कितने प्रकार के प्रक्रमों द्वारा बनती है? 5 प्रकार के प्रक्रमों द्वारा। बस यही सारा आपका सिलेबस है भूआकृति विज्ञान का। यानी क्या पढ़ेंगे? महाद्वीप की उत्पत्ति, महासागर की उत्पत्ति पढ़ेंगे, वेगनर का सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर पर्वत कैसे बने हैं? तो कोबर है, जोली है, होम्स है, इनका क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर तृतीय श्रेणी के उच्चाउच, सारे उच्चाउच पढ़ने वाले हैं। फिर ये सारे उच्चाउच बन कैसे रहे हैं?
अपर्दन और निक्षेपण के कारण बन रहे हैं, तो अपर्दन और निक्षेपण के बारे में पढ़ने वाले हैं सिद्धांत, जैसे डेविस का अपर्दन चक्कर सिद्धांत या भौगोलिक चक्कर सिद्धांत है, डेविस का है। और फिर इन सभी स्थलाकृतियों में क्या पाया जाता है, आपस में संतुलन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समस्थिति कहते हैं। ठीक है, समस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, एरी और पराट के सिद्धांत। ठीक है, तो सारा का सारा किसके बारे में है, भूआकृति विज्ञान में 3 प्रकार के उच्चावच के बारे में है। यानी उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के महाद्वीप और महासागर हैं, द्वितीय श्रेणी के पवन, पर्वत, पठार और मैदान और झीलें हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच जो 5 प्रक्रमों द्वारा बनते हैं वो सारे के सारे हैं। ठीक है, जैसे लोहित बालकस्तूप, ये तो उदाहरण दिए, बहुत सारे जो 5 प्रकार की ये प्रक्रम द्वारा बनते हैं, पवन है, नदी जल है, भूमिगत जल है, सागरीय लहरों द्वारा है और हिमानी द्वारा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये इतनी बातें समझ में आ गई हैं। तो ये 5 प्रकार के जो उच्चावच है और 3 प्रकार के जो उच्चावच है उनके बारे में पूरी पुस्तक आपकी चलने वाली है। ठीक है, एक पॉइंट टू पॉइंट अपने बढ़ते जाएंगे। एक बड़ी अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो पूरा पैराग्राफ है, आपको कैसा लिखना है, शब्दावली का ध्यान नहीं रखना है। शब्दावली का कोई मैटर नहीं है इसमें, क्योंकि जैसे क्वेश्चन कैसे लिखना है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है प्रश्न कहां से बन रहा है। ठीक है, तो पीछे जो प्रश्न बने हैं उसके बारे में आपको बता दिया है भी कैसे कैसे प्रश्न बनने वाले। पहला टॉपिक का इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आना पक्का है। ठीक है, अब इसमें इसका अर्थ पूछ सकता है, यानी भूआकृति विज्ञान का अर्थ पूछा जा सकता है। जैसे भूगोल का अर्थ आपको पता ही है, जियो प्लस ग्राफी, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, वैसे ही आपकी पुस्तक का नाम क्या है, भूआकृति विज्ञान। कौन सी पुस्तक है, भूआकृति विज्ञान है। और भूआकृति विज्ञान का अर्थ यानी भूआकृति विज्ञान को क्या बोलते हैं, जेम्फ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, जेम्फ्रोलॉजी बोलते हैं। जेम्फ्रोलॉजी किससे बना है, अब देखो एक शब्द ये ध्यान रखना है, क्या कोई भी विषय में प्रश्न आ जाए, यह शब्द किस भाषा का है, तो क्या लिखना है, ग्रीक भाषा का। याद है तो ठीक है, वरना क्या लिख देना है, ग्रीक भाषा का। भूगोल में जाए भी सारे शब्द हैं वो कौन सी भाषा के, ग्रीक भाषा के। लेकिन एक शब्द है जो दूसरी भाषा का है, सुनामी। सुनामी कौन सी भाषा का है, जापानी भाषा का। आपको बताया है सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। बाकी कोई भी आपको समझ में जहां पे नहीं आ रहा है, यानी कि ये शब्द किस भाषा का है, तो क्या लिखना है, ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा। कोई भी शब्द हो लगभग, क्यों ये क्यों ग्रीक भाषा का मैं कह रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले है ज्ञान का उदय कहां पे हुआ है, यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप में कौन से देश से, तो यूनान से। ठीक है, और यूनान में कौन सी भाषा चलती है, ग्रीक। ठीक है, इसके कारण सबसे ज्यादा कोई शब्द लिए गए हैं तो कौन सी भाषा से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। तो भूआकृति विज्ञान शब्द है वो ग्रीक भाषा के, जो जेम्फ्रोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, जो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है। अब प्रश्न आ सकता है कितने शब्दों से बना है, तो कितने शब्दों से बना है, 3 शब्दों में। अब पहला है जियो, GEO है भाई यहाँ पे, तो पहला कौन सा है, जियो। अब जियो का मतलब तो आपको पता ही है, क्या हो गया, जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफी और लोक्स। ग्राफी का मतलब होता है स्वरूप। ठीक है, लोक्स का मतलब क्या है, अध्ययन करना। तो कितने शब्दों से मिलकर बना है जेम्फ्रोलॉजी, तो 3 शब्दों से, जियो प्लस ग्राफी प्लस लोक्स, यानी पृथ्वी के स्वरूप का अध्ययन करना। जो संरचनाएं हैं उनके बारे में क्या करना है, अध्ययन करना, क्या कहलाता है, जेम्फ्रोलॉजी या फिर भूआकृति विज्ञान कहलाता है। ये सिंपल सा इसका अर्थ है। प्रश्न आ सकता है कई बार भूगोल के बारे में आता है, तो भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 2 शब्दों से, जियो प्लस से ग्राफी, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, वैसे ही जेम्फ्रोलॉजी शब्द है वो कितने शब्दों से, 3 शब्दों से। और कौन सी भाषा की है, ग्रीक भाषा की है। जियो प्लस मोर्फो प्लस लोग्स है, जियो प्लस से मोर्फो प्लस क्या है, लोग्स है, जियो मोर्फोलॉजी। ठीक है, तो ये शब्द है, इसका अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो अर्थ का प्रश्न आ सकता है। अब थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात, 1-2 लाइनें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में बता देता हूं। इस टॉपिक से बस ज्यादा प्रश्न नहीं बनने वाले हैं, थोड़े प्रश्न बनने वाले 5-7 जो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पक्का आना है क्योंकि नया जोड़ा गया है। अब सर्वप्रथम है वो, ये तो आप पढ़ते ही आए, सर्वप्रथम है वो ज्योग्राफी शब्द है। सर्वप्रथम है वो ज्योग्राफी शब्द है, वो किसने प्रयोग किया था, इरेटोस्थनीज।
कब किया था? तो 234 ईस्वी पूर्व, आपको बताया है 234 ईस्वी पूर्व है वो इराटोस्थेनीज ने क्या किया था? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और ये कौन था? यूनानी विद्वान था। ठीक है, फिर जरा ये तो सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द की प्रयोग की बात है। फिर आगे बात आती है, मैंने कहा था अभी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का विभाजन कैसे हुआ, जो पहले अपने चर्चा की है। तो ये विद्वान है, कौन है? वोरेनियस है। वो वोरेनियस ने 1650 की बात है, 1650 में क्या कर दिया? जो भूगोल के अध्ययन का तरीका था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो कौन सा? सामान्य भूगोल, एक कौन सा? विशेष भूगोल। सामान्य भूगोल में क्या पढ़ा जाता था? पूरे वर्ल्ड स्तर पर क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, कौन से खनिज कहाँ पे है। ठीक है, तो इनके बारे में जो अध्ययन करना, यानी पूरे वर्ल्ड स्तर पर अध्ययन करना, वो तो कौन सा था? सामान्य भूगोल था। फिर एक विशेष भूगोल, और विशेष भूगोल में क्या था? यानी कि कोई क्षेत्र विशेष का क्या करना? अध्ययन करना। तो दो अध्ययन के तरीके बताए थे, किसने? वोरेनियस ने। और भूगोल के पढ़ने का तरीके को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? दो भागों में। इसके कारण इसको क्या कहते हैं? द्वैतवाद का जनक कहा जाता है। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? ज्योग्राफिया जनरलिस, ये पुस्तक थी। और इस पुस्तक में क्या क्या किया था? दो भागों में डिवाइड कर दिया था। तो उसके कारण आगे चलकर है वो, आगे चलकर क्या हुआ? भूगोल पूर्णतः दो शाखाओं में विभाजित हो गया। इस कारण इस विद्वान को क्या कहते हैं? द्वैतवाद का जनक कहते हैं। वोरेनियस को द्वैतवाद का जनक कहते हैं। ये प्रश्न 3rd सेमेस्टर में आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भूगोल है वो कैसे अलग हुआ। ठीक है, तो पहले तो भूआकृतियों का अध्ययन ही भूगोल माना जाता था, यानी पृथ्वी पे जो आकृतियां हैं उनका अध्ययन कर लो, क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। फिर धीरे धीरे वोरेनियस ने क्या किया? इसके अध्ययन करने का तरीका बदला। आगे चलते चलते विद्वानों ने क्या कर दिया? पूर्णतः भूगोल को दो शाखाओं में डिवाइड कर दिया। एक तो था भौतिक भूगोल, दूसरा कौन था? मानव भूगोल। अब बात करें आगे, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं, ये आपको बता दिया है। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? तो कितनी शाखाएं हैं भूगोल की? दो प्रमुख शाखाएं। अब दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? अब ये सारी की सारी यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी शाखाएं हैं, कैसे याद करनी है इनके बारे में। तो ये लो जी, पहला टॉपिक अपना कंप्लीट होने जा रहा है। तो पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। पहले टॉपिक में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया जोड़ा गया है। प्रश्न आना क्या है? प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं ये जो कितनी शाखाएं हैं। तो भूगोल की कितनी शाखाएं हैं जी? दो शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? दो प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? तो एक तो है भौतिक भूगोल, दूसरा कौन सा है? पहली भौतिक भूगोल, दूसरा मानव। ठीक है, ये भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में आपको बता दिया किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? प्रकृति से जो हमें चीजें मिली है उसके बारे में अध्ययन करना है। प्रकृति से जैसे पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है, पृथ्वी पर जो संरचनाएं हैं, 3 प्रकार के उच्चावच है, उनके बारे में अध्ययन करना है। तो ये सारी की सारी शाखाएं किससे संबंधित है? प्रकृति से संबंधित है। अब पूछ ले इनमें से कोई भी शाखा, ये शाखा किसकी उपशाखा है? तो आप बोल दोगे क्या? भौतिक भूगोल। याद रखना बहुत आसान है। जैसे देखो, भूआकृति विज्ञान, भूमि पे जो आकृतियां हैं वो प्रकृति से बनी है, तो कौन किसकी शाखा होगी? भौतिक भूगोल की। जलवायु विज्ञान, जलवायु हमने बनाई है? नहीं बनाई है। किसने बनाई है? प्रकृति ने बनाई है, इसलिए किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की। समुद्र विज्ञान, समुद्र किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है, तो इसलिए समुद्र विज्ञान किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की। जैव भूगोल, अब जीवों के बारे में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है उनके बारे में जो अध्ययन करना है, तो वो किसने बनाए हैं? प्रकृति से बने, तो किसके बारे, किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की। फिर है मृदा भूगोल, मिट्टी का निर्माण किसने किया है? प्रकृति से मिली है हमने, तो किसकी शाखा हो गई? भौतिक भूगोल की। पर्यावरण भूगोल है, पर्यावरण किससे? देखो पहले आपके पुस्तक लगती थी उसका नाम था संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल। अब संसाधन भूगोल रही है, पर्यावरण शब्द हट गया है, वो कहां चला गया है? 2nd सेमेस्टर के अंदर चला गया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये पर्यावरण भूगोल तो किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की, क्योंकि पर्यावरण है वो कैसा होता है? प्राकृतिक होता है, लेकिन संसाधन है वो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। कोई भी वस्तु संसाधन नहीं होती। अब ये कोई वस्तु है, किसी व्यक्ति को मैं दे दूं तो वो इसका उपयोग नहीं जानता, तब तक ये संसाधन नहीं है, लेकिन अपने इसका उपयोग जानते हैं तो हमारे लिए क्या है? संसाधन है।
तो किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। तो संसाधन भूगोल किसकी शाखा हो गई है? मानव भूगोल की। लेकिन पर्यावरण भूगोल है वो किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की शाखा है, क्योंकि प्रकृति से हमें मिला। फिर है खगोल विज्ञान, जो ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, जितने भी है, किसने बनाए हैं? प्रकृति ने बनाए हैं। तो किसकी शाखा? भौतिक भूगोल की शाखा। फिर है मानचित्र कला विज्ञान। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, मानचित्र कला विज्ञान। अब मानचित्र बनाता तो मानव है, लेकिन किसका बनाता है? जो चीज देखी है प्रकृति की, उसी का मानचित्र बना रहा है। तो मानचित्र कला विज्ञान किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल। अब इनमें से कहीं पे भी प्रश्न आ जाए कौन सी शाखा किसकी है, तो आप आसानी से बता दोगे, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ी हुई है। किसकी शाखाएं हैं? भौतिक भूगोल की शाखाएं। अपने तो ये प्रश्न आने वाला है भी, भू आकृति विज्ञान किसकी शाखा है? भौतिक। ठीक है, अब इधर आ जाओ। ये क्या है? मानव भूगोल। अब मानव भूगोल में जितनी भी शाखाएं हैं वो किससे संबंधित है? मानव से संबंधित है। अब मानव से संबंधित सारी की सारी शाखाएं क्या कहलाती है? मानव भूगोल की शाखा कहलाती है। इसमें मानव का योगदान होता ही होता है। जैसे सामाजिक भूगोल, अपने समाज में कैसे रहते हैं, ठीक है, कौन कौन सी अपने कुरीतियां हैं, कौन कौन से अपने संस्कृति किस प्रकार की है, त्योहार किस प्रकार की है, इनके बारे में अध्ययन करना क्या? सामाजिक भूगोल। तो ये संस्कृति है, कुरीतियां है, ये किसकी है? मानव की बनाई हुई है। इसलिए कौन सी शाखा का उपशाखा है? मानव भूगोल की। दूसरी है आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक का मतलब समझ रहे हो क्या? आर्थिक का मतलब है धन प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, वो क्रियाएं क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और आर्थिक क्रियाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? आर्थिक भूगोल कहलाती है। ठीक है, अब आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाएं करता कौन है? मानव करता है। तो किसकी शाखा हो गई? मानव। ठीक है, अब है संसाधन भूगोल। आपको बताया जो वस्तु उपयोग में, जिसका उपयोग अपने को पता है, वो वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। आज से मान लो हजारों वर्षों पहले कोयला संसाधन नहीं था, आज संसाधन है। ठीक है, और हो सकता है आने वाले समय में एनर्जी के इतने स्रोत आ जाएं कि कोयले को अपने को जानते ही ना हो, जानना भी बंद कर दे, भी इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तो वो संसाधन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो संसाधन कौन बनाता है? मानव बनाता है। और मानव स्वयं क्या है? एक संसाधन है, यानी कि जो वस्तु काम आ रही है, मानव एक दूसरे काम आ रहा है, तो मानव भी क्या है? संसाधन है। तो मानव से संबंधित अध्ययन मानव भूगोल की शाखा। फिर है कृषि भूगोल और खेती-बाड़ी कौन करता है? खेती-बाड़ी कौन करता है? मानव करता है। तो किसकी शाखा? मानव भूगोल की। जनसंख्या भूगोल और जनसंख्या वृद्धि कौन करे? मानव। तो जनसंख्या भूगोल भी किसकी शाखा? मानव भूगोल की। फिर राजनीतिक भूगोल, अरे यह बहुत खारी चीज है राजनीतिक भूगोल। अब ये राजनीति भी कौन करता है? मानव ही करता है। तो किसकी शाखा? मानव भूगोल। फिर है औद्योगिक भूगोल। अब उद्योग है, अपने आप तो बने नहीं है, किसी ने किसने बनाए हैं। ठीक है, तो औद्योगिक भूगोल भी किसकी शाखा है? मानव भूगोल की शाखा है। फिर है परिवहन भूगोल। अरे रोडवेज कौन चला है? आप ही आप चला है। तो परिवहन भूगोल भी किसकी शाखा है? मानव भूगोल की शाखा है। तो समझ में आ गया है, यानी कि इसमें रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है कौन किसकी शाखा है। यानी कि मानव जिसमें हस्तक्षेप है, मानव ने जिसमें योगदान दिया है, वो सारी की सारी शाखाएं कौन सी है? मानव भूगोल की शाखाएं हैं। जो शाखाएं प्रकृति से मिली है, जो चीजें प्रकृति से मिली है और जिसके बारे में अपने को अध्ययन करना है, वो सारी की सारी किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की शाखा है। आपको क्या याद रखना है? प्रश्न नंबर 1 इंपॉर्टेंट, यानी भू आकृति विज्ञान किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की। संसाधन भूगोल है, कहां गई ये वाली? संसाधन भूगोल है वो किसकी शाखा है? तो मानव भूगोल की। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी कक्षा आपके पेपर में आने वाले। ठीक है, ये पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। और इसमें कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं मैंने बता दिया है। भू आकृति विज्ञान है वो भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। और किसका अध्ययन किया जाता है? तो भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसमें भू आकृति विज्ञान का जनक वगैरह, भूगोल के जनक वगैरह जो आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट 5-7 प्रश्न बन रहे हैं, उनमें से प्रश्न आना तय है। और आज के लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी सिलेबस। और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो। ठीक है।